वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो जो सब्जेक्ट है आज का वो है रिक्लेमेशन। सबका इसको मीनिंग पता है। रिक्लेमेशन का प्रोसेस जैसा दिखा, वो कंफर्म रिक्लेमेशन है या जस्ट एक कोशिश है, वो टाइम बीतने के बाद समझ में आई। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, एक लेडी है, शायद एक लड़की है, जो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ छलांग मार के जा रही है। बट इस पॉजिटिविटी की तरफ इतना लंबा छलांग लगाने में बहुत सारी मेहनत होती है, जो कि इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप भी जानते हैं कि जो लास्ट वीक में हुआ है, उस लास्ट वीक के आने से पहले कितने पेन के थ्रू सब गुजरे हैं, जो इस प्रोसेस में रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और एनालिसिस के दौरान कोई भी अगर स्टॉक का नाम डिस्कस होता है मेरे द्वारा या किसी भी पार्टिसिपेंट के द्वारा, वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। तो इस किसी भी तरह से वो बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी बाई और सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनकी सलाह लें। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम मैक्रो को हमेशा पहले कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये मैक्रो सिनेरियो है। निफ्टी 50 का हाई 26,277, और वहीं पे जो डॉलर इंडेक्स है और जो यूएस यील्ड है, उसके बाद से बढ़ने शुरू हुए थे। जब हम हाई पे थे तो सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा था। उसके बाद से अक्टूबर आया, वहां से पहले फॉल स्टार्ट हुआ, डॉलर इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ इंडिया का, यूएस का भी, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार कैसे गिरावट हो रही है। और वो सितंबर से लेके अभी 16 मार्च पिछला वीक था, अभी का है 23 मार्च। तो मार्च के ही महीने में आपने देखा कि जो लो बना निफ्टी का मार्च के फर्स्ट वीक में 21,965 का, ब्रॉडर इंडेक्स हालांकि इससे ज्यादा करेक्टेड है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 21,965 से आज की निफ्टी 23,350 है। तो आप अगर इसी चार्ट में देखें, इस टेबल में देखें, तो 23,350 की निफ्टी दिसंबर जनवरी के बीच की रही होगी। ठीक है, दिसंबर 24 में हाईएस्ट लेवल निफ्टी का था 24,860, और जनवरी में 23,092। तो इनके बीच की निफ्टी है। तो पहली बार पिछले 5-6 महीने में एक छोटा सा, उसको आप चाहे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक बोलें, बाउंस बैक तो स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि जो वीकली कैंडल बनी है निफ्टी की, वो एक पूरा मोराबुजू कैंडल है। ठीक है, आप जो टेक्निकल्स जानते हैं इसको समझते होंगे। तो मतलब सेलिंग कुछ दिखी ही नहीं उसमें। जब भी मार्केट खुली, जहां से भी खुली, अगर वहां थोड़ा नीचे भी गई तो फिर वहां से रिकवरी होकर हमेशा डे हाई के आसपास, इन 4-5 दिन जो भी ट्रेडिंग सेशंस रहे पिछले वीक में, हमेशा वहीं पे बंद हुई है। तो सेलर्स नहीं थे पिछले वीक में, और बाइंग आती गई। इसके प्रोसेस में आपने देखा कि एफआईआई की तरफ से बाइंग भी आई। उस 5 दिनों में 3 दिन की बाइंग थी उनकी। और जो 2 दिन सेलिंग थी, वो सेलिंग का भी जो जो क्वांटम ऑफ सेलिंग था, वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो उसका इफेक्ट क्या दिखा कि इंडेक्स में रिकवरी आती दिखी। अभी हम 23,350 के पास है। बॉन्ड यील्ड 4.26 है, जो कि पहले से ही एलिवेटेड है, लेकिन जो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास एक बार बॉन्ड यील्ड टच कर गया था, 5 के आसपास, 4.26 पे है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, हालांकि यूएस का इन्फ्लेशन आगे जाने की संभावना है, हम आगे देखेंगे। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 103.83 था, अभी 104.09 है, उसी लेवल के आसपास हो रहा है। क्रूड सेम है, क्रूड में कोई चेंजेस नहीं है। और इन्फ्लेशन डेटा चूंकि पिछले वीक का ही है, तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं, आगे 1-2-3 मंथ में चेंज होगा। तो एट मैक्रो सिनेरियो पे हम कहीं भी कोई भी चीजें, बहुत चीजें चेंज नहीं हुई है। ठीक है, और अगर हम मैक्रोज में इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो कोई इम्प्रूवमेंट भी पिछले वीक से नहीं हुआ है। सेम वही स्टेबल स्टेबल मैक्रो सिनेरियो आज के दिन में, जो पहले वीक में था। जो चीजें हमने पहले, जैसे अभी कहा कि पहले हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़े से परेशान करने वाले डेटा है हम उसकी तरफ देखेंगे। तो एक्सपोर्ट डेटा है, ये एक्सपोर्ट का डेटा है। इसमें आप देखेंगे कि
फरवरी 24 का एक्सपोर्ट डेटा है, और फिर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल 23 से लेकर फरवरी 24 का एक्सपोर्ट डेटा है। दोनों का कंपैरिजन है ईयर ऑन ईयर वाइज। तो आप इसमें देखेंगे तो जो नेट नेट जो डेटा आ रहा है, ये -10.33, ये एक्सपोर्ट में गिरावट है पिछले साल के सेम फरवरी मंथ से, ये गिरावट है। तो एक्सपोर्ट डेटा जो है वो ठीक नहीं है। और मेरे पास कंपनी वाइज भी डेटा है, सो बट यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकता, आपको मालिक से शेयर कर दूंगा। ये कंसोलिडेट डेटा है। तो आप अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर वाइज एक्सपोर्ट डेटा फ्लैट है, -0.09, बट फरवरी का डेटा नेगेटिव है, और वो भी 10% से ज्यादा। मतलब ग्रैंड टोटल देखे तो -10.85, 11% के आसपास एक्सपोर्ट में गिरावट है। लेकिन सभी तरफ गिरावट नहीं है, कुछ कमोडिटी जैसे टी एंड कॉफी है, राइस है, टोबैको है, इसकी तरफ देखें तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ये चूंकि कमोडिटी है, प्राइस काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरफ जो डिनोट करते हैं, लाइक आप देखें जेम्स एंड ज्वेलरी देखें तो -10, और फरवरी टू फरवरी -20%, 21% रैदर उसके आसपास है। केमिकल्स को देखें तो लगभग 25% के आसपास है। बट आप वहीं देखें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को देखें, 26% पॉजिटिव है। तो आपको सेपरेटली इसको इसका परसेप्शन बनाना पड़ेगा, ग्रांड टोटल की तरफ ना देख के सेक्टर वाइज आप देखें, समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा और ज्यादा आप सही समझ सकते हैं। बट अगर मैं एक कंसोलिडेट लेवल में बात करूं तो एक्सपोर्ट का 10% 11% गिरना ईयर ऑन ईयर लेवल पे, ये अच्छी चीज नहीं है। इसका रीजन आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, इसमें सभी एक बार होल्ड बैक करते हैं, अपना जो कंसाइनमेंट है उसको डिले करते हैं, या जो कस्टमर है वो डिले करता है कि नहीं, एक बार समझ लेते हैं ताकि उनको इन्वेंट्री लॉस ना उठाना पड़े। आप सब लोग जानते हैं इन्वेंट्री लॉस क्या है। तो ये डेटा जो है ये अच्छा नहीं है इस सिनेरियो में। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, सबको पता है कि एक्सपोर्ट हिट होंगे। लेकिन जब ये सेम चीज रिजल्ट्स में आएंगे, कंपनीज के रिजल्ट्स में आएंगे, तो फिर इस पे रिएक्शन तो होगा, बिल्कुल रिएक्शन होगा। सेम चीज जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा की ही बात है, तो आप ट्रम्प टैरिफ, फेड एक्सपोर्ट्स डाउन, फरवरी एक्सपोर्ट्स डाउन 11%, तो उसी का मेरे ख्याल से एक समराइज टाइप होगा। और आप यहाँ देखिए जो चार्ट है यहाँ पे फरवरी 24 से लेकर 25 तक, तो फरवरी 25 में जो डेटा आप देख रहे हैं तो डेक्लाइन देखिए कितना शार्प है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही है वो एक्सपोर्ट का है और इंपोर्ट का लाइन है। ब्लैक लाइन जो है वो इंपोर्ट का लाइन है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में देखिए कितना तेज गिरावट है। तो ये चीज सही नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरफ। इंपोर्ट गिर भी जाए कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट कम से कम एक्सपोर्ट जो है स्टेबल रहने चाहिए। डेफिसिट तो बहुत नहीं हुआ होगा, बट एक्सपोर्ट का डेटा गिर रहा है, और आपके पास चार्ट सामने है। तो अगर हम पूरे साल की बात करें, एक साल की, तो ये सबसे कम एक्सपोर्ट वाला महीना गया है, और मार्च भी उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अलग अलग इसमें समरी में भी कुछ कुछ आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किस किस एरिया में एक्सपोर्ट बढ़े हैं और किस किस एरिया में एक्सपोर्ट घटे हैं, थोड़ा समराइज में भी लिखा हुआ है। और अगर आप पिछला वाला जो टेबल देखें तो वहां से भी आप इजिली देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हेडलाइन भी है, ट्रेड डिफिसिट नैरोज टू $14 लोवेस्ट सिंस 2021। तो ये ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट जितना कम रहे उतना ठीक है, या आपकी तरफ रहे, आप ज्यादा इंपोर्ट करें, ज्यादा एक्सपोर्ट करें, कम इंपोर्ट करें, तो आपके लिए फायदेमंद है। ज्यादा इंपोर्ट ना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट जो है वो 11% डाउन, जो कि थोड़ा नेगेटिव डेटा है। कंपनियों के इससे प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ सारे हिट होंगे। रेवेन्यू ग्रोथ तो हिट होगा तभी जाके प्रॉफिट वाला भी हिट हो जाएगा। और किसी किसी सेक्टर में तो एक्सपोर्ट में ज्यादा उनका मार्जिन बनता है। ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि एक्सपोर्ट में मार्जिन कम बने तब भी किसी कंपनी को एक्सपेंशन करने की इतना ज्यादा उसका मन करे। एक रीजन हो सकता है कि शायद जो कैश कैश साइकिल जो है ठीक है तो कर भी सकते हैं। बट जनरली एक्सपोर्ट में जो मार्जिन है वो थोड़ा बेटर होते हैं, और पेमेंट टर्म्स भी ठीक होते हैं, तभी लोग एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। अब ये एक आर्टिकल है, इसमें जो रेड लाइन से घिरा हुआ है उसको आप पढ़िए। तो आप देखें यहाँ पे ऑन, यहाँ से देखें आप,
ट्रम्प का किसी चैनल ने इंटरव्यू किया है, तो उनका रिप्लाई किया था जो भी चल रहा है अभी के स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा है सामने, ट्रम्प्स इकोनॉमिक गैम्बल इज रीसेंट rhetoric suggests at a shift to an ideology that welcomes harmful economic outcomes. If so, the outlook for 2025 and beyond is troubling. थोड़ा सा पढ़ते हैं उसको। तो जो रेड में जो मार्क किया गया है वहां देखिए आप, there is a third, more ominous explanation. It's possible that Mr. Trump may have recently bought into the mega view that US economy need a fundamental, painful transformation. He said as much on March 9 का इंटरव्यू है ये, फॉक्स बिजनेस का इंटरव्यू था। When asked about the damage from his tariff, Mr. Trump replied that for years the big globalists have been ripping off the United States. What I have to do is build a strong country. You can't really watch the stock market. If you look at China, they have a 100-year perspective. We go by quarters. You can't go by that. What we are doing is we are building a tremendous foundation for the future. Mr. Trump then smeared the decidedly pro business Wall Street Journal with same aspersion. Globalist is a slur in the MAGA movement, and he has repeatedly declined to rule out a recession. रिसेशन को रूल आउट कर रहे हैं बार बार। ठीक है। और आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेडी वैंस और स्टीव बैनन है, उनके उनके ही आसपास के लोग हैं, तो उनका भी इसी तरह की आइडियोलॉजी को वो आगे बता रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है उसी लाइन में, इट इज स्टिल अनक्लियर वेदर ही रियली हैज बीन कन्वर्टेड टू एन आइडियोलॉजी दैट वेलकम्स हार्मफुल इकोनॉमिक आइटम्स आउटकम्स, बट ही हैज द आउटलुक फॉर एफर्ट फॉर 2025 इज ट्रबलिंग। जेडी वैंस का तो उसको पता है कि ये आउटकम जो है यहाँ पे ट्रबलिंग है। ट्रम्प भी कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हम क्वार्टर बाई क्वार्टर नहीं देख सकते, हम बहुत सारे जो चीजें हैं उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना, वो किसने पुश किया होगा? जो कंट्री इकोनॉमिक लैडर में ऊपर रही होंगी, लाइक यूरोपियंस एंड यूएस, ताकि पूरा वर्ल्ड मार्केट खुलेगा तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या? ये ट्रम्प का ही है, मैंने एक आर्टिकल अलग से पढ़ा है, वो मैं डाल नहीं पाया यहाँ पे। तो इसमें हुआ क्या है कि इसका पूरा फायदा मिला है, वो मिला है चाइना को। और यूएस का क्या हुआ है कि उनका जो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, जो कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, मतलब लो वैल्यू, उन्होंने वो छोड़ा और इनोवेशन की तरफ चले गए। फिर चाइना ने इनोवेशन भी कर लिया। तो पूरे वर्ल्ड को आदत लग गई, इवन यूएस को भी आदत लग गई सस्ता सामान लेने की। उसके चलते वहां की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, और उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा, तो फिर उनके पास खुद की लेबर्स भी उतने चीप नहीं मिलेंगे। तो इसके चलते यूएस की इकोनॉमी थोड़ी डिस्ट्रॉय हुई, थोड़ी नहीं, उनके हिसाब से काफी डिस्ट्रॉय हुई भी, कर्जे भी काफी हो गए उनको। और वो इनोवेशन की तरफ फोकस करते रहे, बट बहुत सारी कंट्री जो हैं वो बहुत इनोवेशन की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारी कंट्री अफ्रीकन हैं या एशियन कंट्रीज हैं, वो थोड़ी कंपेरेटिवली पुअर कंट्री हैं, तो उनको अपनी बेसिक नीड पे पहले फोकस करना है। और बेसिक नीड के सामान सस्ते कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। तो ये उनको नुकसान हुआ है। तो वो एक्नॉलेज किया इन्होंने। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, तो उसी में चीजें ये, उसके ही इन लाइन चीजें हैं ये। बहुत सारी बातें खुलेआम नहीं बोलना चाहेंगे। ठीक है। और अभी आपने जो रशिया यूक्रेन वार का जो भी सीन देखा, जो कि वॉल्ट की तरफ है, मेरे ख्याल से शायद बायलेटरल, मतलब टॉक्स हैं, बायलेटरल का है या फिर इंटरवेंशन यूएस का है ही, बायलेटरल तो नहीं कर सकते। तो वो भी पॉज की तरफ है। तो अगर आप कैसे वार स्टार्ट हुआ था और कैसे एंड हुआ है, अगर ऐसे देखें आप, तो यूएस ने जो पिछले डिकेड्स में किसी किसी वार में अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है या किसी वार को फंड किया है, वहां पे किसी भी तरफ से उसको इकोनॉमिक गेन तो नहीं हुआ है। इवन हुआ ये है कि आप देखें कि पहले आपने कहीं पे अपनी मिलिट्री भेजी, वापस ली, दैट मीन्स कि यू आर एक्सेप्टिंग योर योर क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफीट आप कह सकते हैं उसको। अगर आप अपना जो आप एम लेके गए थे वो अचीव नहीं कर पाए और आपको बैकअप करना पड़ा, तो वो एक डिफीट ही माना जाता है उस हिसाब से। वो चीजें साफ साफ दिखी है। एम अचीव नहीं हुआ तो आप डिफीटेड।
ठीक है, और पैसे जो गए वो आपकी इकोनॉमी से निकल के गए, उसका कोई आपको गेन मिला नहीं। वो चीजें हुई हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें चेंजेस की बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि बट ट्रम्प मना कर रहे हैं कि रिसेशन नहीं होगा। आज के डेट में जो यूएस की जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि 50% चांसेस है रिसेशन होने के। जेडी वेंस, ये आप आगे की लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि हाँ वो कह रहे हैं कि 25 जो ट्रबलसम होगा। फेड के एस्टिमेट्स के बारे में हम देखते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से कोशिश करता हूँ एक बार। आप देखें यहाँ पे कि जो रियल जीडीपी है वो दिसंबर का प्रोजेक्शन क्या था, 2.1% से रियल जीडीपी उनका ग्रो होगा। लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट डेटा है उनको देखते हुए उन्होंने अपने जीडीपी ग्रोथ को कम किया है, एस्टिमेट उनके 1.7 कर दिया है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन यहाँ पे दिसंबर प्रोजेक्शन 2.5 था, और आगे अब 2.8 की तरफ इशारा कर रही है। ये उनके एस्टिमेट है। ठीक है, तो 2.1 से इकॉनमी 1.7, ये 1.7 रहती है या इससे भी नीचे जाती है या इससे ऊपर आती है, ये टाइम बताएगा। बट अगर इस तरह से स्लो डाउन हुआ तो फिर शायद 1.7 लाना कितना उनके लिए चैलेंजिंग है वो भी देखने की बात है। और अगर यूएस इकॉनमी में अगर स्लो डाउन आता है तो इसका असर जो भी कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूएस से हैं उनके ऊपर आना तो बिल्कुल एकदम लाजमी है। जैसे बहुत ही जो फुल्ली डिपेंडेंट है यूएस के इकोनॉमी के ऊपर, कंट्रीज लाइक मैक्सिको एंड कनाडा, के आसपास की जो कंट्रीज हैं, मतलब सारा का सारा सामान को यूएस में ही बेचना होता है, ऑलमोस्ट सारा सामान यूएस में ही बेचना होता है। तो उनके लिए तो यूएस में जितना रिसेशन या जितना ट्रबल होगा उससे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि जो अभी आगे इकोनॉमी में जो रिस्क हम देख रहे हैं उसकी हम बात करते हैं, इसलिए पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। तो आपने फेड का एस्टीमेट देख लिया, वो भी एक, अब इन्फ्लेशन बढ़ता ही, बढ़ते इन्फ्लेशन में जीडीपी ग्रोथ कम इज अ साइन ऑफ स्टैगफ्लेशन। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपकी अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो मतलब सब लोग उसमें उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी होगी, इवन लिक्विडिटी बढ़ रही होगी, तो उससे ना इन्फ्लेशन हो जाता है समटाइम्स, इन्फ्लेशन का माहौल हो जाता है। तो बढ़ते जीडीपी में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो दैट इज ओके, तो थोड़ा सा रेट कट कर, रेट थोड़ा बढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा जीडीपी में हिट होगा थोड़ा सा और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल हो जाएगा। बट जीडी आपकी जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस इसमें क्या होगा कि अब इन्फ्लेशन घट रहा है, सॉरी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जीडीपी ग्रोथ घट रही है, तो अब उनका जो फेडरल रिजर्व जो है उनका, वो रेट कट भी नहीं कर सकता। अगर रेट कट करेगा तो फिर इन्फ्लेशन जो है, रेट कट करने से क्या होगा कि लिक्विडिटी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, और ऑलरेडी जो जो चीजें हैं वो इन्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। ये एक थोड़ा सा अ, रहता है कि इसको कैसे करें, इसलिए अनचेंज्ड आपने देखा था रेट यूएस फेड के। सिमिलरली अगर हमारा जैसे 3.6 है तो हम तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमने कुछ महीने पहले तक या इवन अक्टूबर के टाइम पे जो आया था डेटा वो 5.5 से समथिंग 5% से ऊपर थे, 3.6 पे आए हैं। यहाँ पे हम रेट कट करते हैं और हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारा टारगेट तो वैसे भी कम से कम मतलब जो आया था वो 4 से नीचे रखने का, तो 3.6 पर हम हैं, तो हम 4, 4.5, 5 चले भी गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट लिक्विडिटी डालने से एटलीस्ट कम से कम जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बढ़ेगी। तो जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ाना है, साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी के इन लाइन, तो ठीक है। बट ग्रोथ नहीं आ रही है और फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो है, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ यूएसए। ये जो है, ये हालांकि नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन और जो रियल जीडीपी है, जैसे हमने क्या देखा वहां पे 2.1% था जिसको 1.7 कर दिया है, प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितना था उनका 2.6% था, दोनों को मिलाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीजें घटाते बढ़ाते हैं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा नॉमिनल जो जीडीपी, मतलब इन्फ्लेशन भी जोड़ दिया और आपने जो जो जीडीपी में ग्रोथ है रियल जीडीपी में उसको भी ऐड कर दिया। तो ये देखिए चार्ट है आपके पास पिछले 5 साल, पिछले 5-6 साल का चार्ट है। तो ये दिसंबर तक का ही है, वैसे अभी तक का तो नहीं है। तो आप देखें इसमें कि जो यूएस की जो नॉमिनल जीडीपी है ना वो 5-6% से ही बढ़ती, सिंपल है। 2-2.5% का अगर ग्रोथ जीडीपी में है और अगर इन्फ्लेशन कुछ 2.5-3% का है, दोनों को जोड़ेंगे तो वही 5-6% आएगा। तो वही 5-6% के हिसाब से यूएस की जीडीपी नॉमिनल रेट से बढ़ती है।
और अगर इंडिया की बात करें तो क्या होगा, 6.5 7 7.5 से हम बढ़ते हैं, 4 5% का इन्फ्लेशन अगर ऐड कर दें तो हम डबल डिजिट में बढ़ते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारी जैसी इकोनॉमी को प्रीमियम मिलना चाहिए। मतलब वैल्यूएशन अगर कोई बोले कि यूएस के इन्फ्लेशन से आप ज्यादा इन्फ्लेशन पे चल, सॉरी, आप वैल्यूएशन पे कोई बोले कि यूएस के वैल्यूएशन से आप ज्यादा वैल्यूएशन पे चलते हैं, तो उसको सिंपल रिप्लाई आप बोल सकते हैं, भाई उनसे हम तेज बढ़ते हैं तो हमारा प्रीमियम हमें मिलेगा। ठीक है। चाइना से भी हम तेज बढ़ते हैं तो चाइनीज मार्केट से हमें प्रीमियम मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये इनका डेटा है। और नॉमिनल जीडीपी हो सकता है वो सेम आए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो दोनों जोड़ के नंबर तो 5 5.5 आ ही जाएगा। बट इन्फ्लेशनरी ग्रोथ से आप नहीं बढ़ सकते, वो तो और ज्यादा डेंजरस है आपके लिए। ठीक है। एक्चुअली जो है जीडीपी के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए आपकी। अब आते हैं कि इंडियन मार्केट में पिछले कुछ महीनों में क्या देखने को मिला है, तो ये एनएसई का डेटा है। ये जो ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखें यहाँ पे कि 2020 जो खत्म हुआ है, 20 के बाद कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आए हैं। और एफ का आप देखें, एक थोड़ा सा बीच में आपको डिप मिलेगा 2023 के टाइम के, 23 और 24 के बीच में, वो जो मार्च का और जून से का जो टाइम होगा वहां पे एक डिप है आपके पास। फिर आपके पास छोटा छोटा डिप जो है 22 के बाद है, फिर 23 के बाद है, जहां जहां थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं वहां का डिप है। और अभी जो लेटेस्ट डिप है उसको देखिए आप, सितंबर के बाद से नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कैसे घटे हैं। 375 के आसपास मिलियंस के नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट से घट के सीधे 100 मिलियन कॉन्टेक्ट पे हम आ गए हैं, जो कि 2021 2022 के बीच का जो लेवल था वहां पे। मतलब इतने लोग इस मार्केट को ट्रेड करना लोगों ने बंद किया। इस तरह का पेसिमिज्म मार्केट में था। डेटा हो सकता है 1 2 वीक पहले का हो। ठीक है। बट इस तरह की अ, मतलब पैनिक मार्केट में देखने को मिली, लोग कैसे मार्केट को छोड़ के भागे। ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये सारी चीजें लैग्ड इफेक्ट में है। जो यूएस फेड का जो है वो जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट इज फॉरवर्ड लुकिंग। बाकी चीजें जो हो गई हैं वो लैग्ड है। और यूएस में जो भी चल रहा है उसमें जो भी है वो फ्यूचर के हिसाब से ही होगा। तो जो अप्रैल 2 तारीख है वो काफी एक मेजर इवेंट है। वहां पे मे बी मार्केट थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, यूएस मार्केट या बाकी भी एशियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो 2 अप्रैल का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जो भी स्टांस लिया है यूएस के गवर्नमेंट ने, वो ऐसा स्टांस, आप डिकेड कहें, नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल डिकेड्स या इवन सेंचुरियन एक मतलब कहें डिसीजन है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारी कंट्री के लिए अलग अलग मार्केट्स भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो उनके इकोनॉमी को उसके हिसाब से बिहेव करना होगा। ठीक है। अब थोड़ा आते हैं, हम देखते हैं कि जो चीजें सही हैं उसकी तरफ देखते हैं। वो ये जीडीपी ग्रोथ का डेटा है कंट्री वाइज। तो आप देखिए कि 10 साल में क्या हुआ है, पिछले एक डिकेड में क्या हुआ है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो मोर देन 100% बढ़ी है। 10 साल पहले 2.1 ट्रिलियन थे, आज 4.3 ट्रिलियन। ठीक है। और बाकी फॉलोड बाई, आप देख ले तो यूएस है, देन चाइना है, जर्मनी है, उसके बाद से सारे के सारे आप देखें तो 40 50 के बीच में है। और बहुत सारे जो हैं जो, और इसमें से बहुत सारी कंट्री जो डेवलप वर्ल्ड से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये तो पिछले 10 साल का इतिहास है कि हम सबसे तेज बढ़े हैं। अगले, ये पिछले 10 साल का है, अगले 10 साल की भी संभावनाएं वैसी ही है। अगर आप एस्टिमेट भी देख ले, आईएमएफ का देख ले, या खुद के कुछ ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका देख ले, कुछ फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका देख ले, तो सबका कहना कम से कम अगले 3 साल तक तो कहना है कि हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेंगे। ठीक है। जैसे इस बार 6.5 है, नेक्स्ट ईयर 6.7 है, अगले सालों का भी एस्टिमेट 6 से ज्यादा ही है, बाकी कंट्रीज का उतना नहीं है। तो अगले 10 साल में सेम संभावनाएं लगती हैं कि हम बाकी कंट्री से तेज बढ़ेंगे। हालांकि जो हमारा जीडीपी का साइज है वो काफी कम है, अभी हम नंबर 4 हैं, जर्मनी से नीचे हैं। और जापान जो है कभी कैचअप करते हैं, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस डिकेड के खत्म होते होते या उससे काफी पहले हम नंबर 3 पे आ जाएंगे। हमारे जीडीपी ग्रोथ जो होने वाले हैं उनको देख के पूरी संभावनाएं लगती हैं इसमें। फिर भी हम यूएस एंड चाइना, जो कि 30 एंड 19 ट्रिलियन है, उससे हम काफी पीछे हैं। साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट
स्पीड जो है हमारी उनसे तेज। तो हमारी स्पीड अगर तेज है तो उनसे ज्यादा प्रीमियम पे हमें ट्रेड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे। हुआ क्या है? तो 16 मार्च का है डेटा हमारे पास, और 23 मार्च का है। चेंज क्या हुआ है वीक में? निफ्टी 50 बढ़ी है 4.26, निफ्टी नेक्स्ट 50 6.59, मिड कैप 7.74, स्मॉल कैप 8.65 और माइक्रो कैप 7.91। तो जो ब्रॉडर इंडेक्स है लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, ये निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 से तेज बढ़े हैं। और अभी का जो प्रेजेंट लेवल है, आप देख लें कि सारे के सारे इंडेक्स जो है वो बियर टेरिटरी से बाहर है, मतलब लेस देन 20% आ गए हैं। थोड़ा ये कंफर्ट की तरफ आते हैं। तो स्मॉल कैप देखें तो अभी लगभग 18%, माइक्रो कैप 20% लगभग, और मिड कैप 15%। निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि वैल्यूएशन निफ्टी नेक्स्ट 50 का बहुत ही ज्यादा हो चुका था, 20% अभी है। और निफ्टी 50 11% अभी डाउन है ऑल टाइम हाई से। एक दो दिन का अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम उसको 10% के अंदर ला सकता है। तो जो कि एक, आप देखेंगे जब ये होगा तो 200 मूविंग डे एवरेज जो है मे भी उसको क्रॉस भी कर जाए ऊपर की तरफ, 50 डे ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो उस टाइम पे फिर एक बुलिश पैटर्न, थोड़ा सा कंफर्मेटरी बुलिश पैटर्न की तरफ इशारा होगा। तो आखिरी वीक का जो चेंज हुआ है वो काफी पॉजिटिव चेंज है। थोड़ा सा हम और देखते हैं कि पीछे 5-6 महीने में हुआ क्या। तो निफ्टी 50 ने पहली बार इस मंथ में, अभी भी मंथ में लेकिन एक ट्रेडिंग वीक बाकी है, तो कह नहीं सकते कि ये +5.5 मेंटेन होगा कि नहीं होगा, बट संभावनाएं ज्यादा है कि पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए। तो पिछले 5 महीने में आप देखें तो आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सालों के बाद, डिकेड्स के बाद ऐसा टाइम आया है कि जब निफ्टी 50 ने लगातार 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था। आपने से सुना होगा। तो इस महीने का अप टू 23 मार्च, आज के दिन तक, सारे के सारे इंडेक्स इस महीने में, आप देखिए स्मॉल कैप को लगभग लगभग 10% इसी महीने बढ़ा है। ठीक है। और जबकि पिछले 5 महीनों में काफी हालत खराब थी। निफ्टी 50 लगातार 5 महीने, और बाकी जो ब्रॉडर इंडेक्स है उन्होंने बीच में एक आध परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन फिर काफी बड़ा खतरनाक सेल ऑफ हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने फरवरी में 13% का सेल ऑफ दिया था, जनवरी में 10% देने के बाद। तो इसी दोनों महीने में आप देख लेंगे तो लगभग 24% का करेक्शन था स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप में 16-17% का, और माइक्रो कैप में लगभग 22-23% का करेक्शन था। ठीक है। तो अभी वो करेक्शन थोड़ा वापस रीगेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि साइन अच्छे हैं। मोमेंटम काफी जो है वो सही है इंडेक्स में, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। और आपने देखा एफआई बाइंग भी आनी शुरू हुई है। तो ये सारे डेटा जो है यूएस वाले वो अभी भी एग्जिस्टिंग है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है। ठीक है। अभी एक्चुअली मेजर उसका जो आउटकम है, क्या इफेक्ट होगा, वो दिखना शुरू नहीं हुआ है। बट फिर भी मार्केट जो है अपने हिसाब से चलती है। ठीक है। थोड़ा बहुत लैग के साथ, थोड़ा बहुत फॉरवर्ड, ऐसे ही चलती है। आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो है काफी अच्छा था। तो क्या देखना है हमें? ये जो आपके पास अभी जो टेबल टेबल है, 5 साल पहले हम कहाँ थे? हम कोविड में थे। तो ये कोविड के लेवल्स हैं। ठीक है। कोविड बॉटम बॉटम का लेवल होगा ये, ऑलमोस्ट 23 मार्च 20 जो है वो उसी के आसपास था। बॉटम था, ही बॉटम ही हो सकता है। तो वहां से स्टार्ट करके और आज भी हम अभी करेक्शन वाले ही जोन में है। 20% टाइप हमारा जो बॉर्डर इंडेक्स है वो करेक्टेड है। तो अभी हम कोई बुल मार्केट में नहीं आ गए हैं। अभी हम सबकी हालत खराब है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो लंबे टाइम से हैं, उनका उतनी अच्छी मतलब पोर्टफोलियो लेवल पे उतना अच्छा हैप्पी मोमेंट तो नहीं है। फिर भी आप देखें तो अगर किसी ने कोविड का जो उस समय टाइम था, मार्च का जो 23 मार्च का टाइम था, बहुत ही एक्सट्रीम पेसिमिज्म था, उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो निफ्टी 50 इवन आफ्टर दिस करेक्शन जो चल रहा है, वो करेक्शन होने के बाद, और ये 6 महीने के करेक्शन, प्राइस करेक्शन भी और टाइम करेक्शन होने के बाद, 25% CAGR। और स्मॉल कैप इंडेक्स 38% CAGR, मिड कैप इंडेक्स 35% CAGR से बढ़ी है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पेसिमिज्म में जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत पैसा बनता है। अब ये निफ्टी 50 और बाकी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इनके मे बी लोवेस्ट लेवल्स हैं ये, लेकिन जस्ट मार्च से पहले जो लेवल था इनका, फरवरी दिसंबर जनवरी का जो लेवल रहा होगा, 2020 की बात कर रहा हूँ, उस समय निफ्टी 12,000 की थी।
तो 12,000 से अगर ये 23,000 का आप अगर आकलन करेंगे तो CAGR घट के 14-15% रह जाएगा। ठीक है। तो अगर कोविड करेक्शन से पहले का जो टॉप था वहां से लेके आज तक का देखें तो 15% का CAGR निफ्टी 50 का निकलेगा। स्मॉल कैप का में भी 22-23% का निकलेगा, जो कि वैसे भी काफी बढ़िया हैंडसम रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न इंडेक्स लेवल। बट जब आप पेसिमिज्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो पेसिमिज्म में करते हैं तो तकलीफ तो होती है, जहां इन्वेस्ट किया वहां से और नीचे आ जाएंगे आप। लेकिन आपके सामने साफ डेटा सामने है। तो पेसिमिज्म में इन्वेस्ट करने का जो आपको एक्स्ट्रा गेन होता है, वो पोर्टफोलियो को आप जरा एक बार चेक कीजिएगा कि 15% के CAGR में और 25% के CAGR में 5 साल में कितना कितना फर्क आता है। ठीक है। ये आप खुद चेक कीजिएगा। 15% के CAGR से 5 साल में कोई चीज लगभग लगभग डबल हो सकती है, लेकिन 25% के CAGR में 5 साल में कोई चीज लगभग लगभग 4 गुनी टाइप, थोड़ा सा कम उससे, 4 गुनी टाइप उसके आसपास पहुंच सकती है। ठीक है। 3 साल में डबल हो जाएगी। ठीक है। 6 साल में वो 4 टाइम्स हो जाएगी। 5 ईयर्स में 4 टाइम से कम रह जाएगी, 3.5 गुना के आसपास हो जाएगी। 2 गुने में और 3.5 गुने में कितना फर्क होता है आप देख लीजिएगा। आपका ही कैपिटल जो लगा हुआ है, उस कैपिटल से 1.5 गुना ज्यादा रिटर्न बनता है इस चीज को। अगर आप देखें तो इसको टाइम करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं कर सकते आप, लेकिन एटलीस्ट जब पेसिमिज्म है तो उस समय इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा जहां पे हालत खराब थी, वो सबसे बेस्ट टाइम था पैसा डालने का। अभी के हिसाब से देखें तो क्या लगेगा, मार्च का पहला महीना सबसे बेस्ट टाइम था अभी की चीज को देखते हुए। आपने देखा भी कि रिकवरी जिन स्टॉक्स में लोगों ने पैसे डाले होंगे पहले वीक में मार्च के, उनकी रिकवरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 to 20% या उससे ज्यादा भी, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो उनकी उतना उतना रिटर्न में हो चुका होगा। तो कहने का ये मतलब था कि वी आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, नॉट अ T20 गेम। नॉट लूजिंग आवर विकेट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिटिंग अ सिक्स। ठीक है। ये राजीव ठक्कर है, बहुत ही सम्मान है इनके लिए। ये पराग पारिक म्यूचुअल फंड के CIO हैं। और इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है दैट इज मतलब वो हैट्स ऑफ टाइप है, बहुत ही अपने थॉट प्रोसेस में बिल्कुल डिगे नहीं है कभी, हमेशा। और हमेशा अच्छे रिटर्न, बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी को रखने के बाद भी 20% और उससे ज्यादा के रिटर्न बनाना डिकेड डिकेड बहुत ही बड़ी बात है। आपके इंडेक्स का परफॉर्मेंस 14-15% से है, और ये 20-22% से लगातार चल रहा है। और अभी भी आज के सिनेरियो में भी सारे फंड हाउसेस को ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो साफ साफ कहना ये है कि विकेट बचाना जरूरी है। ठीक है। विकेट बचा लेंगे आप तो आगे आप काम ज्यादा कर लेंगे। तो विद दिस आई फिनिश्ड।